हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इंडियन राइटर हैं, तो आज हम इनको पढ़ेंगे और कल हम कोई दूसरा पोइट या राइटर करेंगे और ये सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। तो आज हम करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का पूरा नाम था ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी और इनका पेन नेम था कमलाकांत। पेन नेम में और रियल नेम में ये फ़र्क होता है कि रियल नेम इसका ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी था, वैसे हम इन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी बुलाते हैं। लेकिन जो भी इन्होंने अपने काम किए हैं, जो भी इन्होंने नॉवल लिखे हैं, उनके नीचे या फिर जो भी मैगज़ीन लिखी है वो उन्होंने कमलकांत नाम से लिखी हैं। उन्होंने अपना रियल नेम यूज़ ना करके कमलाकांत नाम यूज़ किया है, तो इसी को हम पेन नेम बोलते हैं। इनका जन्म 1838 ईस्वी में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 1894 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये एक नॉवलिस्ट थे जिन्होंने नॉवल लिखे थे। एक दिन मैं आपको नॉवल, ड्रामा, पोइट्री इन सब के बीच में भी डिफरेंस बताऊंगी, तो आज बस याद रख लेते हैं कि एक नॉवलिस्ट थे। फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स इन इंडिया। इंडिया में नॉवल लिखने का जो प्रचलन शुरू किया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही किया था। इसीलिए इन्हें फाउंडर ऑफ प्रोज या नॉवल इन इंडिया भी कहा जाता है। नॉवल को प्रोज भी बोलते हैं। तो इंडिया में नॉवल या प्रोज लिखने का प्रचलन शुरू करने वाला बंकिम चंद्र चटर्जी ही थे। और इन्होंने बंगाली में भी बहुत सारा काम किया था। बंगाली में भी इनका बस एक ही वर्क इंग्लिश में था, बाकी सारे वर्क इनके बंगाली भाषा में थे, इसलिए इन्हें फादर ऑफ बंगाली फिक्शन भी कहा जाता है। फादर ऑफ बंगाली फिक्शन किसे कहा जाता है? बंकिम चंद्र चटर्जी को। और इन्होंने बंगा दर्शन एक मैगज़ीन भी स्टार्ट की थी जो बंगाली भाषा में थी और बंगाल का दर्शन करवाती थी, मतलब एक बंगा दर्शन मैगज़ीन भी इन्होंने स्टार्ट की थी। अब इनके वर्क के ऊपर आ जाते हैं। इनका सबसे फेमस वर्क है राजमोहन्स वाइफ, क्योंकि फर्स्ट नॉवल रिटन इन इंग्लिश बाय एन इंडियन राइटर। भारत में पहली बार किसी इंडियन ने इंग्लिश में कोई लिखा था तो वो था राजमोहन्स वाइफ, जो लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लीजिए। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये पब्लिश हुआ था 1864 में इंडियन फील्ड मैगज़ीन में एज ए प्ले। ये नॉवल था लेकिन शुरू में एज ए प्ले पब्लिश हुआ था। इसकी स्टोरी क्या है कि इसकी करैक्टर है जो मतांगिनी, इसकी प्रोटैगनिस्ट है जो वो है मतांगिनी। वो माधव घोष को प्यार करती है। माधव घोष था उसका जीजा, उसकी बहन का नाम था हिमांगिनी और हिमांगिनी का पति था माधव घोष। माधव घोष और मतांगिनी एक दूसरे को प्यार करते थे, लेकिन मतांगिनी मैरिड थी। उसके पति का नाम था राजमोहन, लेकिन राजमोहन शराब पीता था, उसको मारता था, वॉयलेंट था, जेलस था, ज़्यादा बाहर नहीं निकलने देता था, उसको दबा कर रखता था। इसीलिए वो उससे प्यार नहीं करती थी और वो अपने जीजा से प्यार करती थी, जो कि एक अच्छा इंसान था। इसी में एक कैरेक्टर और है माथुर घोष। माथुर घोष जो माधव घोष था उसका कज़न था, मतलब उसका चचेरा भाई था माधव घोष। और ये माधव घोष एक बुरा इंसान था जो मतांगिनी पर बुरी नज़र रखता था। इस माधव घोष की मतांगिनी पर बुरी नज़र थी। इस माथुर घोष की दो बीवी पहले से थी, तारा और चंपक। इन दोनों के होते हुए भी ये मतांगिनी पर बुरी नज़र रखता था। तो ये स्टोरी इसी के अराउंड घूमती रहती है कि मतांगिनी लव्स माधव घोष जो उसका जीजा था, एंड राजमोहन इज़ ए बैड हस्बैंड ऑफ मतांगिनी का हस्बैंड था राजमोहन, जो कि बुरा हस्बैंड था। माथुर घोष कीप्स एंड बैड आई ऑन मतांगिनी। जो माथुर घोष है, माधव घोष का जो कज़न था, वो मतांगिनी पर बुरी नज़र रखता था। इस नॉवल में ये दिखाया गया कि सिचुएशन ऑफ वुमेन इन ओल्ड इंडिया, वुमेन स्ट्रगल अगेंस्ट ऑप्रेशन, कि उस टाइम पे, क्योंकि ये 1882 के आसपास की बात है, तो ये 1860 के आसपास की बात है, माफ़ कीजिएगा। तो उस टाइम में वुमेन की स्थिति कैसी थी, आदमी कैसे औरतों को दबा कर रखते थे, कैसे उनसे बुरा व्यवहार करते थे, मारते थे, तो इन सब के बारे में है। और मतांगिनी एज ए रिवोल्यूशनरी वुमेन, अब चेंज आता जा रहा था सोसाइटी में, तो ये उस रिवोल्यूशनरी वुमेन थी। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मतांगिनी है किसका सिंबल है? तो मतांगिनी इज़ ए सिंबल ऑफ प्योरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतांगिनी किस चीज़ का सिंबल थी? प्योरिटी का, मतलब वो साफ छवि दिखाना या प्रगतिशील का एक सिंबल थी। तो ये था आपका राजमोहन्स वाइफ, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, राजमोहन की वाइफ।
औरतों का डोमिनेशन कम था, आदमियों का डोमिनेशन ज़्यादा था। तो राजमोहन वाइफ जो थी मतंगिनी, उसके बारे में ये स्टोरी थी। राजमोहन वाइफ के बाद इनका अगला वर्क है, जो फेमस वर्क है वो है कपाल कुंडला। कपाल कुंडला बंगाली रोमांस था जो 1866 में पब्लिश हुआ था। जो ये कपाल कुंडला है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने दो लोगों से इंस्पायर होकर किया था, जो एक तो था कालिदास का जो प्ले था शकुंतला उससे, और जो शेक्सपियर की एक करैक्टर था मिरांडा, शेक्सपियर का एक वर्क था टेम्पेस्ट, तो उसमें से एक करैक्टर था मिरांडा, लेडी करैक्टर था जो तो उन दोनों से इंस्पायर होके कपाल कुंडला लिखा था। इसकी स्टोरी ये होती है कि एक नब्बा कुमार एक जो इसका हीरो होता है नोवेल का, वो नब्बा कुमार होता है। वो सप्तग्राम विलेज का रहने वाला होता है। उसकी पहली पत्नी होती है पद्मावती, जिसका मुस्लिम नेम मोतीबाई होता है। वो एक बार एक जंगल में चला जाता है और वहाँ पे फंस जाता है। वहाँ पे एक तांत्रिक रहता है जिसका नाम था कपालिक। वो तांत्रिक इस नब्बा कुमार की बलि देना चाहता है, लेकिन जो कपालिक की एक जो गोदली हुई बेटी होती है उसका नाम होता है कपाल कुंडला। इस कपाल कुंडला को इससे नब्बा कुमार से प्यार हो जाता है तथा ये दोनों छुपकर शादी कर लेते हैं, और कपाल कुंडला इसको अपने पिता से बचाकर बाहर ले जाती है। मतलब ये कपालिक इसकी बलि देना चाहता है और इसकी बेटी इससे प्यार करती है, तो उसको बचाने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं और ये दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों की शादी होने के बाद कपालिक और जो इसकी पहली पत्नी थी पद्मावती, ये दोनों नाराज़ हो जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं कि हम इन दोनों को अलग कर देंगे। तो फिर कपालिक एंड पद्मावती, जिसका नाम मोतीबाई था, जॉइंस हैंड्स टू सेपरेट नब्बा कुमार एंड कपाल कुंडला। ये बहुत सारी साजिश करते हैं दोनों मिलकर। कभी कपाल कुंडला को नदी में फेंक देते हैं और नब्बा कुमार उसको बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और वो उसको बचा नहीं पाता और वे दोनों डूबकर मर जाते हैं और ये नोवेल ख़त्म हो जाता है। ये इसकी स्टोरी थी कपाल कुंडला की। उसके बाद है आनंद मठ, जो बहुत ही फेमस वर्क है, बंगाली फिक्शन है, बंगाली में लिखा गया है, पब्लिश्ड इन 1882। इसका आनंद मठ का इंग्लिश टाइटल है एबे ऑफ ब्लिस, और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसकी पब्लिश हुई थी 1906 में। बंगाली में पब्लिश हुआ था 1882 में और बंगाली में हुआ था 1906 में। और जो ये आनंद मठ है, ये वर्क है किससे इंस्पायर था? जो सन्यासी रिबेलियन हुआ था 1773 में, बंगाल में सन्यासी रिबेलियन हुआ था 1773 में, उससे इंस्पायर था आनंद मठ। आनंद मठ के बारे में जानते हैं। इसमें था बोंगो माता का वर्णन मिलता है इसमें, जो मदर ऑफ बंगाल कहा जाता था, उसका वर्णन है और 3 स्टेज में उसका वर्णन है। जो इतिहास में जगाधरी थी, वर्तमान में वो काली है और आने वाले भविष्य में वो दुर्गा का रूप ले लेगी। अर्थात जो बोंगो माता है वो जगाधरी थी, अब वो काली बन गई है और आने वाले फ्यूचर में वो दुर्गा बन जाएगी। इसकी स्टोरी है महेंद्र और उसकी वाइफ कल्याणी के बारे में। महेंद्र और कल्याणी है एक गांव में रहते थे। ये उनके गांव का नाम है पदचिन्ह, एक गांव है, लेकिन वहाँ पर सन्यासी रिबेलियन हो जाता है तो ये अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और रास्ते में ये दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो महेंद्र तो ज्वाइन कर लेता है मॉन्क्स का ब्रदरहुड और कल्याणी ज्वाइन कर लेती है एक आश्रम को ज्वाइन कर लेती है कल्याणी। तो फिर बाद में संघर्ष में ये शामिल होते हैं, रिबेलियन में अपना योगदान भी देते हैं। तो और अंत में जाके, नोवेल के अंत में जाके ये दोनों मिल जाते हैं फिर से। एक इसमें एक करैक्टर और है जीवन, जो एक सन्यासी का रूप में होता है। आनंद मठ की एक और फेमस चीज़ है वंदे मातरम। जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग हम गाते हैं वो इसी से लिया गया है। उसमें आनंद मठ में एक पोएम है हेल टू द मदर बंगाल, उसमें एक छोटी पोएम है वंदे मातरम और वही हमने वंदे मातरम के रूप में अपनाया हुआ है। आनंद मठ के बाद है अगला नोवेल है द पॉइजन ट्री। ये भी एक बंगाली नोवेल है। इंग्लिश में इसको पॉइजन ट्री कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं विष वृक्ष और बंगाली में विष वृक्षा। बंगाली थोड़ी अलग लैंग्वेज होती है हिंदी से। तो विष वृक्षा मतलब जहर वाला पेड़। ये 1873 में पब्लिश हुआ था। इसकी स्टोरी घूमती है नरेंद्र नाथ दत्ता, सूरजमुखी उसकी वाइफ है, और कुंडा नंदिनी
कुंडा नंदिनी एक विधवा है, उसके बारे में है। ये जमींदार होता है, इसकी ये वाइफ होती है, ये अपने पति को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है, सूरजमुखी। और इसका पति एक विधवा के प्रेम में पड़ जाता है जिसका नाम था कुंडा नंदिनी। लेकिन ये इस नगेंद्रनाथ को पसंद नहीं करती, लेकिन इसकी वाइफ इसको प्रेशराइज करती है कि तू मेरे पति के साथ रहे और उसको खुश रख। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में है कि इन तीनों की ज़िंदगियाँ कैसे एक दूसरे के कारण फंस जाती हैं, और ये लव ट्रायंगल की तरह होता है एक। अगला है मृणालिनी। ये 1869 में पब्लिश हुआ था और बंकिम चंद्र चटर्जी का 3rd नॉवल था ये। इसमें कहानी है लव, सेपरेशन, पेशेंस, पॉलिटिक्स, ट्रूथ, हैप्पीली मैरिड एट लास्ट। इन सब के बारे में ये एक स्टोरी है। मृणालिनी होती है वो हेमचंद्र को पसंद करती है जो मगध का प्रिंस होता है, लेकिन मृणालिनी होती है जो वो विदेशी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन फिर इनमें देशभक्ति की भावना होती है क्योंकि ये विदेशी होती है, ये देश का होता है, भारत देश का। तो ये पेट्रियोटिक नॉवल है, लव और रोमांस नॉवल है। तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन इन दोनों ब्रिटिश और इंडियन होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो फिर इनमें मतभेद हो जाते हैं कि कौन अपनी कंट्री को चुनेगा या फिर अपने प्यार को चुनेगा, लेकिन आखिर में इन दोनों का विवाह हो जाता है। एक इसमें होता है माधवचार्य, ये इसमें नेगेटिव कैरेक्टर में होता है जो इन दोनों को अलग करवाना चाहता है, लेकिन अंत में इन दोनों की शादी हो जाती है और ये हैप्पीली मैरिड रहते हैं। एक इसका अंतिम वर्क है, इतना फेमस नहीं है, वो है दुर्गेश नंदिनी। बस इसकी ये एक बात ये नोट करनी है कि फर्स्ट एवर नॉवल इन बंगाली 1865 में पब्लिश हुआ था। बंगाली में पहला नॉवल पब्लिश करने जो हुआ था वो था दुर्गेश नंदिनी। 1864 में तो हुआ था राजमोहन वाइफ, पर वो इंग्लिश में पब्लिश होने वाला नॉवल था। और बंगाली में फर्स्ट पब्लिश नॉवल था दुर्गेश नंदिनी जो बंगाली रोमांस था। बस हमें ये याद करने हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, पेन नेम इसका कमलाकांत था। राजमोहन वाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आप लोग स्टार लगा लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। उसके बाद है कपाल कुंडला। कपाल कुंडला में वो कालिदास और शेक्सपियर के कामों से प्रेरित होकर उसने लिखा था। उसके बाद आता है आनंद मठ, जिसमें हमारा वंदे मातरम सॉन्ग मिलता है और जिसका इंग्लिश टाइटल है एबे ऑफ ब्लिस। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद आता है द पॉइजन ट्री, बंगाली नॉवल है जो उसका इंग्लिश वर्जन है, ये याद रखना है कौन से नॉवल का। उसके बाद है मृणालिनी जो पेट्रियोटिक नॉवल है। बस इसकी यही मेन बात है कि एक पेट्रियोटिक और लव एंड रोमांस नॉवल है। उसके बाद है दुर्गेश नंदिनी जो है फर्स्ट एवर बंगाली नॉवल पब्लिश्ड 1865 में। तो इसके ये कुछ वर्क थे जो काफ़ी फेमस थे। आज हम बंकिम चंद्र जी के बारे में इतना ही पढ़ेंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं कोई दूसरे राइटर के साथ। आपको उम्मीद है ये समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।